तो राधे राधे दोस्तों, अब आपका स्वागत है फिर से इसी चैनल में। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा था। अब आज हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस का यूज क्या है? साइन कन्वेंशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे ही सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक तो रे डायग्राम्स पे पकड़ और एक साइन कन्वेंशंस। तो रे डायग्राम्स पे तो पकड़ मैंने आपकी बनवा दी है, अब साइन कन्वेंशंस की बारी है। साइन कन्वेंशंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्लेन को समझना पड़ेगा। ये वैसे तो मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन मैं ब्रीफ में बता देता हूँ क्या होता है। देखो, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब देखो, इसके दो हिस्से हैं, एक राइट वाला हिस्सा और एक लेफ्ट वाला हिस्सा। जो राइट वाला हिस्सा होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है वो होता है नेगेटिव। और एक है ये प्लस वाई, एक ये माइनस वाई। ये वाई एक्सिस को डिनोट करता है। ऊपर की तरफ के हिस्से को, जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा उसको हम प्लस मिलेंगे, और जो भी ऑब्जेक्ट नीचे होगा उसको हम माइनस मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड। अब देखो, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में यहाँ पोल बनता है, यहाँ फोकस बनता है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है। ये हमें पता है। ये सब मिरर के किस साइड पे बन रहे हैं? ऑब्वियसली ये सब लेफ्ट साइड पे बन रहे हैं। और लेफ्ट साइड पे मैंने अभी बताया कि नेगेटिव चीजें होती हैं। इसका मतलब इधर की तरफ जो भी हम चीजें लेंगे वो सब नेगेटिव लेंगे। अब ये यू एफ वी आर क्या है ये सब मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आता है यू। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है जिससे रे रिफ्लेक्ट हो रही है, मिरर के सामने जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो कितनी दूरी पर है मिरर से, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद आता है वी। वी मतलब इमेज डिस्टेंस, जो इसकी इमेज बन रही है उसकी दूरी मिरर से। उसके बाद आता है एफ। एफ तो मैंने बता रखा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। उसके बाद आता है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल, इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके बीच की दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, ये सब लेफ्ट साइड पे है, तो यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, और ये आपकी इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। अभी इसका भी क्या होता है कैसे नहीं होता है वो सब मैं बताऊंगा। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर का केस। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है? कॉन्वेक्स मिरर में ये सब चीजें हमारी कहाँ आ रही है? राइट में। जब भी कोई चीज, जब भी हमारा यू वी एफ आर जब भी राइट में आएगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट इस केस में देखो ये सीधा आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव लेंगे हम इसकी हाइट को। और ये नीचे जा रहा है, अब ये नीचे की तरफ है ना, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव में। इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिर भी जो बंदे याद करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। इसकी समरी ये मानी जाती है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर से लेफ्ट साइड पे रखते हैं, इसलिए ये हमेशा माइनस होता है। वी, क्वेश्चन में भी हमेशा हमें फाइंड ही करना होता है मोस्टली। और इसमें भी हमने केसेस पढ़े थे रे डायग्राम्स के, 6 रे डायग्राम्स पढ़े थे। उनमें से कोई रे डायग्राम ऐसा था जिसमें जो इमेज थी वो राइट साइड पे बन रही थी मिरर के। वो केस आप खुद देखना कि कौन सा था। इसलिए उस केस में जो हमारा वी होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये जो बाकी केसेस हैं इसमें भी नेगेटिव होगा। इसलिए वी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद आती है फोकल लेंथ। अब लोग क्या याद कर लेते हैं कि कॉनकेव लेंथ की, जो वो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और फोकल लेंथ नेगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नेगेटिव होगा ही होगा। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये सिंपल है। ऐसे ही हो जाएगा, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में भी जब भी सॉल्व करो सबसे पहले डे डायग्राम बना दो। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन क्या है। अगर बिना डे डायग्राम बनाए न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो, अब आते हैं हमारे पास कुछ फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला होता है ये मिरर फॉर्मूला, 1/f। एफ मतलब फोकल लेंथ। 1/फोकल लेंथ इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u। v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मेन फॉर्मूला है जो हमें रिलेशन बताता है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे मोस्टली इससे सॉल्व होंगे। और ये रामबाण, रामबाण फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें ऐसे दे रखा होगा कि इमेज इतनी मैग्नीफाई होके बन रही है। मैग्नीफाई मतलब बड़ी होके बन रही है। अब ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि जो इमेज बन रही है वो हाइट से कितनी छोटी या बड़ी है। एक तरह से ये रेशियो दिखा रहा है इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का। इसलिए अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर
देखो इसमें कुछ केसेस होते हैं, जैसे ये केस 1 है कि अगर मैग्निफिकेशन 0 और 1 के बीच में आ रही है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m का फॉर्मूला तो हाइट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये भी 1 से छोटी होगी। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को उधर ले जाता हूँ तो ये क्या आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब जो इमेज है वो डिमिनिश बनेगी। तो ये हमारा केस जस्टिफाई हो गया कि अगर मैग्निफिकेशन 0 से 1 के बीच में आ रही है तो ये डिमिनिश्ड होगी। और ये कॉमन सेंस की बात है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगी तो ऑब्जेक्ट छोटा ही होगा, ये कॉमन सेंस की बात है और मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, जब मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल हो जाए। मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होने का मतलब है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू 1 पे मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है और जो इमेज की हाइट है वो सेम है। अब आता है हमारे पास केस 3, जब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो जाए। जब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, ये कॉमन सेंस की बात है कि इमेज का जो साइज है वो बड़ा होगा। और ये मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एच आई अपॉन एच ओ भी 1 से बड़ा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच ओ इधर चला जाएगा और ये यहाँ से शो हो रहा है कि एच आई बड़ा है एच ओ से, इसका मतलब जो इमेज है वो एन लार्ज बनेगी। एन लार्ज मतलब बड़ी। अब एम भी हमारे पास दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, और अगर एम नेगेटिव है इसका मतलब हमारी इमेज रियल है और इन्वर्टिव है। अब इसके बाद मोस्टली लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और करवाने भी चाहिए, लेकिन मेरा मानना क्या है, अभी तुम्हें टूल्स मिल चुके हैं सारे, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एक बार उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जितनी बार करोगे उसको थोड़ा कुछ तो समझ आएगा, जितनी बार पढ़ोगे उससे दिमाग खुलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स मैं करा भी दूंगा। एक बार भले ही एक एक घंटा दो आराम से करने के लिए, क्वेश्चंस को समझो, क्योंकि क्वेश्चन समझना अगर आ गया तो आगे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। मेन चीज यही कि क्वेश्चन समझने आने चाहिए न्यूमेरिकल्स, क्योंकि स्पून फीडिंग अब छोड़नी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड का टाइम आ चुका है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, अब हमने बचपन में पढ़ा है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, लेकिन हमने अभी देख लिया रिफ्लेक्शन के केस में भी कि जो लाइट है वो बाउंस बैक कर रही है। और रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या करता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीडियम माने के माध्यम, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसमें जब लाइट आती है ना तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे कि देखो यहाँ पे ये पेंसिल दिखाई दे रही है, ये पेंसिल इस पानी के अंदर पानी की ग्लास में डाली है, ये चाहो तो आप रियल लाइफ में करके देख सकते हो। ये पानी के ग्लास में मैंने पेंसिल डाली हुई है, अब क्या ये सच्ची में टूट चुकी है पेंसिल? ऑब्वियसली नहीं टूटी है, लेकिन ये हमें ऐसी लग रही है कि ये पेंसिल टूट चुके हैं, क्योंकि ये जो ऊपर मीडियम है ये है एयर, और नीचे मीडियम जो है वो है वाटर। तो वाटर जो है वो ज्यादा डेंस है, तो डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होने की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये अभी बताता हूँ, इसलिए ये जो लाइट, क्या नाम है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है जिस वजह से हमें ये इमेज ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारे पास दो रे डायग्राम्स हैं। पहला क्या है, ये देखो ये एक वाटर का सरफेस है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आई और ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस पे जो भी पड़ता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये हमने रिफ्लेक्शन केस में भी देखा था। इंसिडेंट लाइट आई और ये यहाँ से टकरा के ना, इसको जाना तो यूं चाहिए था लेकिन ये यूं नहीं गई, ये थोड़ी सी बेंड हो गई। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रेयर मीडियम, रेयर मतलब वो मीडियम जिसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है उससे डेंसर मीडियम में जा रहा है। डेंस डेंस मतलब घनत्व, गाढ़ा, ऐसे मीडियम में जा रहा है, तो जो लाइट है वो थोड़ी सी बेंड कर जाती है नॉर्मल नॉर्मल की तरफ। ठीक है, और जब किसी डेंस मीडियम से लाइट जो है वो रेयर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल से अवे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास दो तरह के मीडियम्स होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। अब ये क्या है एबीसीडी, इस एबीसीडी को ना एक ग्लास स्लैब कहते हैं। ग्लास स्लैब माने स्लैब मतलब होता है सिल्ली, जैसे हम कहते हैं बर्फ की सिल्ली, वैसी एक ग्लास की सिल्ली है जो कि ट्रांसपेरेंट है। अब इस पे हमने लाइट मारी, अब ऊपर तो एयर है, एयर तो रेयर मीडियम है, रेयर मतलब जिसकी डेंसिटी कम हो, लेस डेंस हो, उससे हम कहते हैं। अब यहाँ से गई और जब ये जैसी इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट पे आके लाइट रिफ्रैक्ट हो गई और ये नॉर्मल की तरफ आ गई। नॉर्मल की तरफ क्यों आई, क्योंकि ये वाला मीडियम ज्यादा डेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोर स्पीड ऑफ लाइट, मतलब रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। अब इसको हम लाइट की तरफ भी देख सकते हैं, नॉर्मली देख सकते हैं। आप नॉर्मली भागो,
और कभी पानी के अंदर भागो, कहाँ पे आपकी स्पीड ज्यादा तेज होगी? ऑब्वियसली हवा के अंदर ज्यादा तेज होगी। सेम केस होता है लाइट के साथ। लाइट जो होती है रेयर एंड मीडियम में तेज चलती है, और जो भी डेंसर मीडियम होता है उसमें लाइट धीरे चल जाती है। अब कितनी धीरे हो जाती है ये आगे चल के पढ़ोगे। वैसे जितना भी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर लाइट की स्पीड को उससे डिवाइड कर दे तो ये हमें मिल जाता है, लेकिन ये अभी है नहीं कोर्स में, तो आगे पढ़ोगे तुम ये सब कुछ। और जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। इससे हमें एक चीज पता चल रहा है कि जो स्पीड स्पीड ऑफ लाइट है और वेवलेंथ है ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। सेम केस डेंसर मीडियम के लिए होता है। डेंसर मीडियम मतलब मोर डेंस, ज्यादा घनत्व है इसका, ज्यादा गाढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस रे डायग्राम को समझने में हमें हेल्प करती है। वो ये जो रिफ्लेक्शन में पड़ी थी, सबसे पहली इंसिडेंट रे, वो लाइट जो पड़ रही है। उसके बाद सरफेस से परपेंडिकुलर जो हम लाइन मानते हैं उसे हम कहते हैं नॉर्मल। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एज इट इज नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो मीडियम है जहाँ पे रे पहले ट्रेवल करे उसे हम कहते हैं इंसिडेंट मीडियम। इंसिडेंट मीडियम के अंदर होते हैं इंसिडेंट रे, और उसके बाद यहाँ ये रे बेंड कर गई, तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसमें रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टेड रे होती है उस मीडियम को हम रिफ्रैक्टेड मीडियम कहते हैं। और ये जो हमारा रेयर एंड मीडियम होता है और ये जो डेंसर मीडियम होता है, इन दोनों के बीच का जो इंटरफेस होता है इसको इंटरफेस ही कहते हैं। ठीक है, मतलब बीच में बांटने वाली जो चादर होती है या फिर जो लाइन होती है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये मैंने एनसीईआरटी से छापे हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है? वो ये जो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल अबाउट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा ये आता है स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ जो है ये ज्यादा डीप में पढ़ोगे आप 12th क्लास में। अभी बस इतना ये समझ लो कि साइन आई इक्वल्स टू एन साइन आर होता है, जहाँ एन जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का। ठीक है, अभी ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इतनी बात हो गई, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है ये तो मैंने बताया ही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये एनसीईआरटी का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। एन टू वन, टू मतलब जिस मीडियम के अंदर रे जा रही है, वन मतलब जिस मीडियम से रे आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू वन क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। जिस मीडियम से स्पीड लाइट आ रही है उस मीडियम में उस लाइट की स्पीड क्या है वो, अपॉन में उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है जिस मीडियम के अंदर वो जा रही है, उसको हम कहते हैं, उस रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। अभी जरूरी नहीं है कि मीडियम वन रेयर ही होगा, मीडियम टू डेंसर ही होगा, उल्टा भी हो सकता है, जो कि हमने सेकंड स्लाइड के अंदर देखा था। उस पर जाके दोबारा से देख भी सकते हो। सेम केस ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें एन वन टू निकालना है तो टू को ऊपर रखेंगे और वन को नीचे रख देंगे, यही करना है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, अब आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, राधे राधे।